भारतीय प्रशासन व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक यही है, भारतीय प्रशासन व्यवस्था। तो आइए जानते हैं भारतीय प्रशासन व्यवस्था के बारे में। तो भारतीय प्रशासन व्यवस्था हमारा जो है दो प्रकार की है, एक केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार के तीन भाग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब व्यवस्थापिका के बारे में बात करते हैं। जो पहला इसका अंग है केंद्र सरकार का व्यवस्थापिका। तो व्यवस्थापिका के कार्य क्या हैं? व्यवस्थापिका के व्यवस्थापिका का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, यानी देश में जो भी हमारे यहाँ महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं देश के लिए, देश के विकास के लिए, तो वो व्यवस्थापिका के माध्यम से ही लिए जाते हैं, यानी इसी में लिए जाते हैं देश के लिए फैसले। ठीक है, तो व्यवस्थापिका के कार्य जैसे कैसे फैसले लिए जाते हैं, जैसे संशोधन है, संविधान में संशोधन करना है, कोई कानून बनाना है, नियम बनाने हैं। ठीक है, उसके अलावा प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, वित्त संबंधी कार्य हैं और चुनाव संबंधी कार्य हैं, विदेशों में की जो व्यवस्थाएं देखनी है उसके बारे में जो कार्य हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले जो लेती है वो व्यवस्थापिका ही लेती है। अब आते हैं व्यवस्थापिका को ये बारे में जानते हैं कि व्यवस्थापिका में और क्या क्या चीजें हैं। तो व्यवस्थापिका के दो भाग हैं, पहला भाग है लोकसभा और दूसरा भाग है राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा क्या है? लोकसभा का चुनाव जो है होता है, लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष जनता के द्वारा होता है, जबकि राज्यसभा का चुनाव जनता के द्वारा नहीं होता है। ठीक है, लोकसभा में प्रतिनिधि जो आते हैं वो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं। ठीक है, लोकसभा को हम निम्न सदन भी कहते हैं या निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं। लोकसभा को निम्न सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि लोकसभा कभी भी भंग की जा सकती है, 5 साल में, 5 साल के पहले, यानी ये कभी भी भंग हो सकती है, इसका निश्चित समय नहीं है। जबकि राज्यसभा उच्च सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको कभी भी हम भंग नहीं कर सकते हैं, इसलिए राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं नीचे कि इसमें कितने सदस्य हैं। तो पूरे देश में लोकसभा में 545 सदस्य हैं, जबकि राज्यसभा में 250 सदस्य हैं। इसमें से 238 सदस्य जो हैं हमारे निर्वाचित होकर आते हैं। ये जो 38 सदस्य हैं ये निर्वाचित होकर के आते हैं और जो 12 सदस्य हैं वो मनोनीत होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों मिलाकर के हमारे 250 हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें सदस्यता के लिए कितनी आयु की आवश्यकता होती है। तो 25 वर्ष, यानी लोकसभा की अगर किसी को सदस्यता चाहिए, यदि वो सदस्य बनना चाहता है तो उसको 25 वर्ष की आयु उसकी होनी चाहिए, जबकि राज्यसभा की सदस्यता के लिए उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। अब इनका कार्यकाल देखते हैं। लोकसभा का कार्यकाल जो होता है कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष में फिर से चुनाव होता है, फिर से अगला सीजन आ जाता है, जबकि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो ये लोकसभा है ये अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन मतलब कि वही जो अभी हम बता चुके हैं कि लोकसभा भंग हो जाती है, कभी भी भंग इसको किया जा सकता है। ठीक है, जबकि राज्यसभा हमारी स्थायी सदन है, इसको हम कभी भी भंग नहीं कर सकते, ये हमेशा चलता रहता है। ठीक है, इस तरह से हमारी ये व्यवस्थापिका के बारे में जानकारी हो गई। अब आइए हम जानते हैं कार्यपालिका के बारे में। तो कार्यपालिका में जो मुख्य होता है वो राष्ट्रपति होता है, इसका जो मुख्य अंग होता है वो राष्ट्रपति होता है। फिर उसके बाद मंत्रिपरिषद, और उसमें मंत्रिपरिषद में जो होते हैं प्रधानमंत्री सहित, यानी प्रधानमंत्री और पूरा इनका मंत्रिमंडल ये होते हैं। तो कार्यपालिका का काम क्या है? कार्यपालिका का काम ये है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका जो नियम और कानून बनाती है, ठीक है, उन कार्यों को सुचारू रूप से करने का कार्य जो है कार्यपालिका करती है, और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी भी है। तो कार्यपालिका का काम है पूरे देश
देश की कानून व्यवस्थाओं का संचालन करना। कार्यपालिका भी दो प्रकार की होती है। पहली होती है केंद्रीय कार्यपालिका और दूसरी होती है प्रांतीय। तो केंद्रीय कार्यपालिका में हमारे राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री सहित पूरा मंत्रिमंडल, ठीक है। ये हो गए केंद्रीय कार्यपालिका में हमारे राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल होता है प्रधानमंत्री के साथ, ये हो गया। और प्रांतीय में होते हैं हमारे राज्यपाल, राज्यपाल के साथ होते हैं मुख्यमंत्री और उसके साथ उनका पूरा मंत्रिमंडल। तो इस तरह से ये हमारी कार्यपालिका हो गई। तो ये कार्यपालिका के दो अंग हो गए, ठीक है। अब आते हैं हमारा तीसरा, जो केंद्र सरकार का जो तीसरा अंग है वो है हमारी न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम क्या है? न्यायपालिका इन दोनों पर नियंत्रण रखती है। न्यायपालिका का काम है इन दोनों पर नियंत्रण रखना, यानी व्यवस्थापिका में जो भी काम हो रहे हैं संविधान से संबंधित, यानी संविधान में जो भी नियम और कानून दिए हुए हैं उसी हिसाब से नियम कानून बनने हैं और उसी हिसाब से काम करना है। और अगर काम नहीं होता तो फिर उसके लिए न्यायपालिका का काम होता है कि उसको सही ढंग से उसको क्या करे, संचालित करे। तो सर्वोच्च न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय है, एक न्यायालय आता है सर्वोच्च न्यायालय जो इन चीजों के बारे में देखता है। तो ठीक है, अब है ये हो गया हमारा पूरा केंद्र सरकार के बारे में। अब आते हैं हम राज्य सरकार के बारे में। तो राज्य सरकार के भी हमारे तीन अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सेम इसी तरह जैसे केंद्र सरकार के हैं तीन अंग, वैसे ही राज्य सरकार के तीन अंग हैं। अब राज्य सरकार में व्यवस्थापिका के अंतर्गत विधानसभा और विधान परिषद आते हैं, ठीक है। विधानसभा में जो सीटें हैं जो अपने यहाँ वो कितनी है, 230 है, ठीक है। उसके बाद हमारा है कार्यपालिका। कार्यपालिका भी जो अभी हम नीचे बता चुके हैं, प्रांतीय कार्यपालिका वही है ये। इसमें राज्य सरकार की कार्यपालिका में यानी राज्यपाल और राज्यपाल के साथ मंत्री, पूरा मुख्यमंत्री सहित पूरा मंत्रिमंडल, तो ये आते हैं, ये कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं न्यायपालिका में। न्यायपालिका यहाँ पर दो हैं, एक उच्च न्यायालय है और दूसरा जिला न्यायालय है। तो उच्च न्यायालय जो है जिसको हम हाई कोर्ट बोलते हैं और जिला न्यायालय जो है जिला स्तर पर होती है। तो ये यहाँ ये इन लोगों का काम है कि राज्य के अंतर्गत जो गतिविधियां हो रही हैं उनके बारे में निर्णय करना, फैसला करना, उनके नियम कानूनों को देखना। तो इस तरह से हमारा ये भारतीय प्रशासन व्यवस्था हो गई। इसको हम दोनों को एक साथ बना करके चार्ट के माध्यम से लिखेंगे तो हमको इसको पढ़ने में आसानी होगी। तो इस तरह से आप इसको एक चार्ट बना लेंगे। अलग अलग पढ़ने में समझ में नहीं आता है कि किसका कौन कितने वर्ष का, मतलब शासन कितने वर्ष का है, कौन कितने वर्ष की सदस्यता लेगा या कितने सदस्य उसमें होते हैं। तो इस तरह से अगर हम चार्ट बना के पढ़ेंगे तो हम आसानी से इसको याद कर सकते हैं।